नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को अभी हम पढ़ रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को पढ़ना शुरू किया था। कुछ एजेंसीज लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी, बची हुई एजेंसीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो गाइस, मैंने आपको समझाया था कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन सी होती है। तो स्पेशलाइज एजेंसीज मतलब ये यूनाइटेड नेशन द्वारा नहीं बनाई जाती है, ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं होती है। इनके अंदर रिक्रूटमेंट अलग से होती है, इनके बोर्ड्स अलग से होती है, इनकी डिसीजन मेकिंग सेपरेट होती है, इनका बजट अलग होता है। दीज आर द इंस्टीट्यूशन विच आर लिंक टू द यूनाइटेड नेशन विद अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एग्रीमेंट्स। क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं को पूरी दुनिया में अपना काम करना है। तो यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रीज मेंबर है, तो इसलिए इनका स्कोप बढ़ जाएगा फिर। तो इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई जो संस्था है हम उनको कहेंगे स्पेशलाइज एजेंसी। कुल मिला के 15 स्पेशलाइज एजेंसीज है। ठीक है, तो 15 एजेंसीज के बारे में हमने 15 एजेंसीज के बारे में हमने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया था। कभी कभी आप सुनोगे कि स्पेशलाइज एजेंसीज कुल मिला के 17 है। 17 कहो 15 कहो, सेम चीज है। सेम चीज क्यों कही? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है ना, तो वर्ल्ड बैंक को अगर आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप को एक ही कंसिडर करोगे तो वो 15 हो जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आईडीए है, आईएफसी एंड आईबीआरडी, ये तीन संस्थाओं को अगर आप ऐड करोगे तो 14 और 3 17 हो जाएंगे। अगर वर्ल्ड बैंक ऐड करोगे तो 14 और 1 15 हो जाएंगे। तो बस वर्ल्ड बैंक की तीन अलग अलग संस्थाओं को सेपरेट गिनोगे तो वहां पे 17 नंबर हो जाएगा। तो एक ही चीज है वहां, इसलिए मैंने कहा ओके डोंट वरी, इन चीजों को भी हम ढंग से कवर करेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा? तो हमने अलग अलग संस्थाएं देखी। हमने देखी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पाया जाता है रोम, इटली के अंदर। 1945 में बनी हुई संस्था, दुनिया के अंदर हंगर को एलिमिनेट करने के लिए बनाई गई है। एफएओ का काम है दुनिया के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हंगर को एलिमिनेट करना। डायरेक्टली मतलब जहाँ पे भूखमरी फैली है, जहाँ पे खाना नहीं लोगों के पास, जैसे वॉर जोन हो गया, या फिर जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज आई है, या फिर जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम बर्बाद हो गई, पूरी गरीबी के कारण भूखमरी हो गई है, ऐसे जगहों पे डायरेक्टली फूड सप्लाई करना या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फंडिंग करना, ये सारा काम कौन करेंगे? FAO। इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है रोम, इटली। इसी से मिलती जुलती और एक संस्था है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसी का भी हेडक्वार्टर रोम, इटली में पाया जाता है, लेकिन ये बनी थी 1977 में। आईफैड यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका भी काम क्या है? दुनिया के अंदर हंगर को एलिमिनेट करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, रूरल डेवलपमेंट में मदद करना, ये उसके काम है बेसिकली। तो ये जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये इनडायरेक्टली दुनिया के अंदर हंगर को मिटाने की कोशिश करता है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर कोई फंड्स बन रहे, कोई स्कीम्स बन रही, तो वहां पे जाके फंडिंग करना, है ना। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड फंडिंग करना, वहां पे अगर कुछ उनके पास साइंटिफिक डेटा है, एविडेंसेस है, वो प्रोवाइड करना, ये सारा काम कौन करेंगे? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हमने समझा था कि ITU भी होता है वहां पे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU, इसका हेडक्वार्टर पाया जाएगा जेनेवा में। 1865 में बनी हुई संस्था है, 1865। इंटरेस्टिंग बात है कि ये यूनाइटेड नेशन की पहले बनी। तो यूएन की जो पहले संस्थाएं थी वो भी यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है इन द नेम ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ITU का काम है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स डेवलप करना और दुनिया में उनको इंप्लीमेंट करना। ओके। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1920 में बनी हुई संस्था है, 1946 में यूएन से जुड़ गई, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ILO के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था कि ILO एक ऐसी संस्था है जो लेबर्स राइट्स के लिए काम करती है दुनिया के अंदर। दुनिया की जो बड़ी बड़ी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था भी यूएन से पहले बनी हुई है और बाद में यूनाइटेड नेशन से जुड़ गई। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में पाया जाता है, 1948 में बनी हुई संस्था है। IMO, इसका काम होता है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और मैरीटाइम ट्रेड को रेगुलेट करना। वहां पे समुद्र के अंदर सारा जो समुद्र है वो कंट्रीज के कब्जे में नहीं होता है। तो जो समुद्र किसी भी कंट्री के कब्जे में नहीं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स।
इंटरनेशनल सीज। इस इंटरनेशनल वाटर पे किसके रूल चलेंगे? तो आईएमओ के रूल चलेंगे। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उनके रूल्स कैसे होंगे, वो सारी डिसीजन मेकिंग इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन करेगा। हमने देखा था आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, 1945 में बनी हुई संस्था। आईएमएफ का काम है दुनिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना, ट्रेड को प्रमोट करना। इन सारे फंक्शंस के लिए आईएमएफ अपना काम करती है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में मिलता है, 1946 में बनी हुई संस्था है। यूनेस्को दुनिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने का काम करती है, कल्चरल सिस्टम्स को डेवलप और प्रमोट करने का काम करती है, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने का काम करती है, साइंटिफिक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नेचर, कल्चर एक्सेट्रा। तो इस तरीके से यूनेस्को काम करता है। मैंने आपको यूनेस्को के कुछ एग्जांपल भी बताए थे कि वो अलग अलग प्रोग्राम से कैसे ये अपना काम करते हैं। उसके अंदर हमने बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम देखा था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम देखा था एंड एक्सेट्रा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में बनी हुई संस्था, जेनेवा के अंदर उसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर उसका क्या है, हेडक्वार्टर है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के अंदर हेल्थ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट करती है और वो दुनिया के अंदर अप्लाई करती है। दुनिया के अंदर अलग अलग हेल्थ इमरजेंसीज डिक्लेयर करना, हेल्थ पैंडेमिक डिक्लेयर करना, ये सारा काम WHO करता है। जहां पे हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती है, वहां पे हेल्थ सर्विसेज देने का काम WHO करेगा। यूनेडो को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली संस्था, ऑस्ट्रिया वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है। 1966 में बनी हुई संस्था है। यूनेडो का काम है सस्टेनेबल तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप करना, ताकि लोगों के अंदर भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़े, पॉवर्टी से वो बाहर आए और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। इस तरीके से यूनेडो काम करता है। फिर हमने देखा था ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ICAO, इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर, 1944 में बनी हुई संस्था है। ICAO बेसिकली सिविल एविएशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को बनाती है, नियमों को सेट करती है वहां पे कि सिविल एविएशन से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से होने चाहिए, करेक्ट। ये सारा काम ICAO करेगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो का हेडक्वार्टर भी पाया जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, 1967 में बनी हुई संस्था है। विपो का बेसिक काम क्या है कि दुनिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, IPR। मैंने आपको समझा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब जैसे पेटेंट लेना, है ना, कॉपीराइट्स, करेक्ट, देन आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन, ओके, देन आपका GI टैग, ये सारे क्या है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। बेसिकली ये वो एसेट्स है, ये वो प्रॉपर्टीज है जो लोग अपने नॉलेज का यूज करके जनरेट करते हैं। जैसे कोई रिसर्च कर ली, रिसर्च के बाद कोई इन्वेंशन किया तो वो पेटेंट मिल सकता है। आपने एक अच्छी सी कविता लिखी, उसका कॉपीराइट मिल जाएगा। आपने कोई इंडस्ट्री के अंदर डिजाइन बना तो उसके इंडस्ट्रियल डिजाइन मिल जाएगा आपको, है ना। GI टैग, ये जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ये किसी भी प्रोडक्ट को ज्योग्राफी से जोड़ लेता है, करेक्ट। इस तरीके से ये क्या है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इन राइट्स का फायदा इनके क्रिएटर तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो के साथ और एक संस्था है WTO भी ये काम करता है। WTO के अंदर एक मैंने आपको सिखाया था कि एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, TRIPS, ये विपो से ज्यादा बड़ा है ना। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट कवर्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आल्सो। तो दुनिया में विपो और ट्रिप्स, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं, सॉरी, विपो एंड WTO, ये दो ऐसी संस्थाएं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने का काम करती है दुनिया के अंदर। ओके, दैट्स विपो, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यहां तक कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके आगे की संस्थाएं अभी देखते हैं। तो IFAC, अच्छा चलो ये हो गया, ठीक है, ये रिपीट हो गया शायद से। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर पाया जाएगा बर्न, स्विट्जरलैंड, ठीक है। 1874 में बनी हुई संस्था है, अगेन बिफोर यूनाइटेड नेशन। तो 1874 में बनी हुई संस्था यूनियन पोस्टल यूनियन, UPO का बेसिक काम होता है दुनिया के अंदर जो भी पोस्टल सर्विसेज है, उन पोस्टल सर्विसेज को रेगुलेट करना। विद दिस ऑब्जेक्टिव स्विट्जरलैंड के अंदर जो संस्था बनी है उसका नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। Actually, it helps to ensure a universal network
ऑफ अप टू डेट प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि दुनिया के अंदर मान लो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वहां पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मतलब सामान भेज रहे हो, वहां पे कुरियर भेज रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जो इंटरनेशनली कॉमन हो। उन कॉमन नियमों के आधार पे ही आपका जो सामान होगा वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप कुरियर कर सकते हो। तो वो स्टैंडर्ड्स बनाने का काम कौन कर रहा है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो दुनिया के अंदर जो भी कुरियर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनको इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट करने का काम यूपीयू कर रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ओके, नेक्स्ट इज आईटीयू। आईटीयू भी पढ़ के हो गया, ये फिर से आ गया, चलो ठीक है, दो संस्थाएं रिपीट हो गई यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडब्ल्यूटीओ। तो गाइस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है मैड्रिड, स्पेन के अंदर। ठीक है, यूरोपियन कंट्री स्पेन, वहां की राजधानी मैड्रिड। 1974 में बनी हुई संस्था है। तो यूएनडब्ल्यूटीओ का काम क्या है? यूएनडब्ल्यूटीओ का काम है एक्चुअली प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। दुनिया के अंदर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना, ये उसका काम है। तो टूरिज्म को प्रमोट करना मतलब क्या वहां पे? तो गाइज दुनिया के अंदर अलग अलग टूरिज्म टूरिस्ट गाइडलाइंस डेवलप करना वहां पे, ये उसका काम होता है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जाएंगे उनके लिए कैसे कैसे फैसिलिटी, मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए वहां पे, है ना, उनकी वीजा सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, कुछ इसमें रिकमेंडेशंस करने का काम, नियम बनाने का काम यूएनडब्ल्यूटीओ करता है। उसका हेडक्वार्टर पाया जाएगा मैड्रिड, स्पेन। ओके, तो इस तरीके से यूएनडब्ल्यूटीओ भी एक अपना काम करता है। और एक संस्था है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसका हेडक्वार्टर पाया जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगेन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। गाइस इंटरेस्टिंग बात है ना, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संस्था है जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है, जैसे वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, है ना, यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत सारी संस्थाएं जो जिनेवा के अंदर है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की पूरी पूरी संभावना है। तो गाइज इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझ के आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और इनको याद रखो। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है, 1950 में बनी हुई एक संस्था है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका बेसिक काम क्या है? इसका काम है कि दुनिया के अंदर जो भी मेट्रोलॉजिकल डेटा है उससे संबंधित नियमों को बनाना, है ना। मेट्रोलॉजिकल डेटा मतलब क्या है? ये एटमॉस्फेरिक डेटा होता है, हेल्थ ही बोल रहा हूँ, क्लाइमेट रिलेटेड डेटा, क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड डेटा। उस क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड डेटा को हम कहेंगे मेट्रोलॉजिकल डेटा। तो दुनिया के अंदर ये जो मेटेओरोलॉजिकल डेटा है, इस डेटा से रिलेटेड रेगुलेशन करना, ये सारा काम WMO करेगा। अब आप कहोगे कि कैसे? कि जैसे मान लो कि दुनिया में सारी कंट्रीज के पास सैटेलाइट्स नहीं होते कि जो उन कंट्रीज को मेट्रोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करे। सैटेलाइट्स होते हैं ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वो ये सारा काम कर देते हैं आपके लिए। क्लाइमेट सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, है ना, कि किसी भी देश के अंदर बारिश बारिश का अनुमान कैसे है, साइक्लोन का अनुमान कैसे है ना, हीट वेव्स का अनुमान कैसा है। तो ये मेट्रोलॉजिकल डेटा है आपका। इन मेट्रोलॉजिकल डेटा को दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्री शेयर कर सके, ऐसा मैकेनिज्म बनाना, इस मेट्रोलॉजिकल डेटा का यूज कैसे कर सकते हैं उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, ये सारा काम WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था करती है। ओके, तो दिस इज WMO, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 1950 में बनी हुई संस्था है। यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी के अंदर जो लास्ट संस्था है हमारी वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एक्चुअली इसके अंदर एक नहीं तो 3 संस्थाएं आएगी। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। गाइस मैंने वर्ल्ड बैंक के चैप्टर में आपको ये तीनों संस्थाओं के बारे में बताया था। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर आएगा वॉशिंगटन DC और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो एक संस्था है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1944 को IBRD की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका काम है लॉन्ग टर्म की फंडिंग करना फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक का बेसिक काम होता है दुनिया के अंदर डेवलपमेंट को अचीव करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, दुनिया के अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करना, पॉवर्टी खत्म करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। इन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए वर्ल्ड बैंक काम करती है। तो 1944 में जो सबसे पहली संस्था बनी वो IBRD थी। इसका काम है दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज को लॉन्ग टर्म की फंडिंग करना, जैसे इंडिया, है ना। तो इंडिया को अगर कर्जा चाहिए तो वर्ल्ड बैंक के अंदर IBRD वो कर्जा देंगे। तो वो संस्था क्या है, आपकी यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई एक संस्था है, ओके, स्पेशलाइज एजेंसी। दूसरी IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन। IDA की जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1960 में हुई थी। IDA का काम क्या होता है, जैसे IBRD डेवलपिंग कंट्रीज को कर्जा देती है जैसे इंडिया, IDA गरीब कंट्री, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को कर्जा देती है, जैसे मान लो कि सोमालिया वगैरह या फिर अफ्रीका के बहुत सारे गरीब देश, है ना, इनको कर्जा देने का काम IDA करेगी। IDA इनको सॉफ्ट लोन देती है, मतलब बिना शर्तों से, और काफी कम इंटरेस्ट रेट पे, लगभग 0 इंटरेस्ट रेट होता है वहां पे, और काफी लॉन्ग टर्म के लिए 40 से 45 साल का भी इनका टर्म चला जाता है। इतने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा देने का काम IDA करेगा। तो याद रखना, IBRD इंडिया जैसे मिडिल इनकम कंट्रीज को कर्जा देती है, IDA बहुत गरीब देशों को कर्जा देती है, जिन देशों के पास दूसरा सोर्स नहीं होता फंडिंग का। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। IFC ऐसी संस्था है ना कि जो प्राइवेट संस्थाओं को कर्जा देती है, नॉन सॉवरेन डेट देने का काम करती है IFC की शुरुआत हुई थी 1956 में। IBRD, IDA, IFC, इंडिया तीनों का फाउंडिंग मेंबर है, ओके। IFC का काम है दुनिया के अंदर नॉन सॉवरेन कर्जे देना, यानी प्राइवेट लोगों को कर्जे देना। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को और प्राइवेट लोगों को भी कर्जा मिलता है। और ये तीनों संस्था है, ये तीनों जो संस्था है ना, ये वर्ल्ड बैंक, सॉरी, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई संस्था है। इनको हम यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी कहेंगे। आप इनको सेपरेटली भी गिन सकते हैं। जब सेपरेटली गिनोगे तो स्पेशलाइज एजेंसीज की संख्या 17 हो जाएगी, लेकिन जब आप इन तीनों को वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से ज्वाइन करोगे तब स्पेशलाइज एजेंसीज की संख्या 15 हो जाएगी। तो 15 या फिर 17, एग्जामिनेशन में देखना, अगर 17 लिखा गया है तो वर्ल्ड बैंक की स्पेशलाइज एजेंसी में आप 17 टिक करके आओगे, अगर 15 लिखा गया है तो 15, और दोनों लिखे गए तो 17 ही टिक करके आओगे, ओके। इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो है ना स्पेशलाइज एजेंसीज आती है। तो गाइस काफी ज्यादा एजेंसीज है और ये एजेंसीज अलग अलग कारणों से न्यूज में छाई रहती है। तो आपको इन एजेंसीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं, ओके। ज्यादातर इनके हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया के साथ रिलेशन, यही इनसे रिलेटेड डेटा होता है। तो इसलिए मैंने कंसाइज डेटा रखा है, पूरा इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है। इनका स्ट्रक्चर वगैरह आपको एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है। बस ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डेटा है और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा डेटा भी थोड़ा सिखा के समय दिया है, वही आपके लिए रिलेवेंट डेटा है, ओके। सो दीज आर यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में कुछ रिलेटेड बॉडीज भी होती है, उनकी बस आप लिस्ट मेंटेन करो। ये आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। दीज आर रिलेटेड बॉडी, मतलब ये यूनाइटेड नेशन का फंक्शन करने के लिए बनाई गई संस्था है यूनाइटेड नेशन द्वारा, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये रिलेटेड बॉडीज, दीज आर UN रिलेटेड बॉडीज। ये यूनाइटेड नेशन का काम करने के लिए बनाई गई संस्था है, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ना, ये FAO के साथ मिलकर काम करता है और इसका काम है दुनिया के अंदर हंगर एलिमिनेट करना, फूड सप्लाई करना, है ना। तो ये FAO का काम है। दूसरी एक संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फिर एक संस्था है आपकी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसको कहते हैं चिल्ड्रंस फंड। ये चिल्ड्रंस फंड्स क्या होता है, ये बेसिकली बच्चों के अधिकारों का रक्षण करने के लिए बनाई गई संस्था है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो बच्चों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च है उसको फंड करना, बच्चों से राइट्स के रिलेटेड जो भी स्कीमें हैं, प्रोग्राम्स है, उनको फंड करना, या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना, ये चिल्ड्रन फंड्स का काम होता है, ओके।
यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे काम करने के लिए बनाई गई संस्था है, ठीक है। ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता है। यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यूएनडीपी बनाई गई है वहां पे, ओके। देन यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, HRC, sorry, HCR, my mistake, United Nation High Commission for Refugees। रिफ्यूजी मतलब कौन है? ये आश्रित लोग होते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो कि सीरिया में जब आईसिस का हमला हो गया, तब सीरिया से बहुत सारे लोग भाग गए और वो यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्रीज में जाके माइग्रेट हो गए। तब कुछ कंट्रीज ने इन जो माइग्रेटेड लोग हैं इनको रेफ्यूजी की तरह एक्सेप्ट कर लिया। तो रेफ्यूजीज को क्या अधिकार मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलने चाहिए, उनको खाना कैसे मिलना चाहिए, हेल्थ कंडीशंस कैसे होगी, उनके जो थोड़े बड़े अधिकार है ना, उनको बताने का काम यूएनएचआरसी करता है, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, ओके। देन यूएन पॉपुलेशन फंड होता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये भी एक संस्था है, राइट। तो कुछ इस तरीके से यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बॉडीज है। ये बॉडीज जो है ना, यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उनको सेटिस्फाई करने के लिए सारा काम करती है। यूनाइटेड नेशन के अंडर ही ये संस्थाएं बनाई गई और ये उनका काम करती है, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको कुछ यूएन रिलेटेड बॉडीज है, इनके बारे में जानकारी रखनी है। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स इट अबाउट यूनाइटेड नेशन। तो गाइस यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड इतना डेटा काफी है। अगर यूनाइटेड नेशन को मैं और पढ़ाऊंगा तो और भी इससे रिलेटेड डेटा निकलते जाएगा, बट हमारे पास समय भी उतना ज्यादा नहीं होता है, और ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो चीजें रिलेवेंट थी, मैंने यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ ली है, ओके। चलो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। आफ्टर यूनाइटेड नेशन हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, DFIs, ओके। पहले समझते हैं ये क्या संस्था है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। Just give me a second. ओके, हाँ। सो गाइस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये क्या होती है? सी दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको सरकार के द्वारा बनाया जाता है, वैसे प्राइवेट भी बनती है, ओके। इनका बेसिक काम क्या होता है? कंट्री के अंदर डेवलपमेंट को अचीव करवाना। तो उसके लिए जो भी फंडिंग करने की जरूरत है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करती है। ये किसी एक सेक्टर में नहीं बनती, इनको अलग अलग सेक्टर में भी बनाया जा सकता है। ज्यादातर इसमें से संस्थाएं सरकारी संस्थाएं होती है, क्योंकि ये सरकारी संस्थाएं जो है ना, कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसी संस्थाएं जो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, इन संस्थाओं को आप कहोगे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, DFIs। किसी भी कंट्री को विकसित होने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब वो पैसा जो है ना, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही देना पड़ता है। इसमें से कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसी होती है ना जो स्मॉल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे बैंक्स जनरली। आजकल जो है ना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका महत्व कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में जो कमर्शियल बैंक्स है ना, वो इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है और इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम कर देती है। इसलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आजकल जो है ना, वो दबदबा कम हो गया है। लेकिन अगर आज से 50 साल पहले देखोगे ना आप, तो इंडिया के अंदर और दुनिया के अंदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज वेरी वेरी इसेंशियल टू अचीव डेवलपमेंट और टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर कंट्री। क्योंकि बैंकों में उतनी ताकत नहीं होती थी, बैंकों के पास उतना पैसा नहीं होता था। बैंक जो होती है ना, पर्टिकुलरली लोगों से डिपॉजिट लेती है और उन डिपॉजिट का यूज करके कर्जा देने के लिए। ये दिस इज द प्राइमरी वे टू फंक्शन बैंक।
लेकिन आजकल के जमाने में ये जो बैंक्स है ये डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, इनके अलावा ये मार्केट फंड्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। तब इन कमर्शियल बैंक के पास काफी ज्यादा पैसा है और उन पैसे से वो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसी संस्था है जिनको हमने स्पेसिफिकली कहा है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DFIs। उनके बारे में एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे, एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो बस उन्हीं टॉपिक्स को समझने के लिए हम इस बड़े वाले टॉपिक को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे पढ़ेंगे, DFI। ये जो DFI है ये जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अल्टीमेटली RBI के ही सुपरविजन में और रेगुलेशन में आती है। ओके, इनमें से जो संस्थाएं हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही नाम से ही सेटअप की जाती है। ओके, ज्यादातर संस्थाएं तो चलो शुरू करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एक एक करके पढ़ना। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है? तो DFIs आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर आइदर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इनका बेसिक काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना दैट आर नेशनल इंपॉर्टेंस बट मे और मे नॉट मीट कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड्स। मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका देश के लिए काफी ज्यादा महत्व है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन देश का तो महत्व है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए कौन आगे आएंगे? DFIs, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे स्किल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब स्किल डेवलपमेंट से जरूरी नहीं है इन्वेस्टर को फायदा ही होगा कि लोगों का स्किल बढ़ाने से उसको क्या फायदा होगा, कि जैसे एग्रीकल्चर के अंदर स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उनको इन्वेस्टर को उनसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो इन्वेस्टर क्यों स्किल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करेंगे? लेकिन स्किल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द नेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्किल बढ़ेगा तब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो भारत सरकार ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को फंड करवाएंगी DFI की मदद से, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन सी संस्था आगे आएगी इसके लिए? तो इसके लिए नाबार्ड आगे आएगी, NABARD, नाबार्ड। तो ये नाबार्ड, सिडबी, है ना, देन आपकी NHB, एक्सिम बैंक, ऑल दीज आर नोन एज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इन्हीं संस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। ओके, सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाली संस्था है। जरूरी नहीं ये प्रोजेक्ट ऐसे हो गए कि यहाँ से रिटर्न काफी अच्छा मिले, नहीं, यहाँ से शायद से रिटर्न ना भी मिले, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऐसे प्रोजेक्ट में क्या करेंगे? फंडिंग करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो गाइस इनका ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए चाहिए होता है इनिशियल फंड। वो फंड वो मार्केट से ही अचीव कर सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन अपनी जेब में पूरा पैसा नहीं लेके चलता है, तो जब मार्केट से पैसे लेने की जरूरत होगी तब कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए ना जो मार्केट के अंदर ये फंडिंग कर सके, इसलिए DFIs को बनाया जाता है। अनदर ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो वो इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करेंगी? जॉब प्रोवाइड करेंगी, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तब लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा ना, पॉवर्टी से बाहर आएंगे वो। थर्ड ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड एनकरेज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए DFIs को बनाया जाता है। अलग अलग जैसे एक्सिम बैंक, फॉर एग्जांपल एक्सिम बैंक का काम क्या है? इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाना, करेक्ट। एक्सपोर्ट के लिए वो क्या करेंगे? वहां पे फंडिंग करेंगे। सेकेंड, टू एक्सपोर्ट बूस्ट एंड एनकरेज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है गाइस? कि मान लो कि इंडिया में कोला लोगों को काफी अच्छा लगता है, कोको कोला होता है ना, हाँ, तो कोको कोला काफी अच्छा लगता है, बट इट्स अ फॉरेन ब्रांड, करेक्ट। अगर फॉरेन ब्रांड की कोला हम इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया से बस फॉरेक्स का खर्चा ही होगा, है ना, इंडिया में ज्यादा कुछ जॉब क्रिएशन नहीं होगी। लेकिन अगर भारत के अंदर ही कोला की फैक्ट्री लग जाए तो भारत के अंदर जॉब क्रिएशन भी होगा और लोगों को सस्ते में भी कोला मिलेगा, इंपोर्टेड कोला महंगे में मिलेगा, तो फायदा है ना।
तो जब हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे और इंडिया के अंदर ही कोला की फैक्ट्री लगा देंगे, तब आप उसको कहोगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हमने इंपोर्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। ये हमारा इंडियन कोला होगा, ये इंडियन कोला बेचा जाएगा यूएस कोला की जगह पे, करेक्ट। इस तरीके से आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अचीव किया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पैसा, फंडिंग चाहिए ना, तो वो कौन करेंगे? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, करेक्ट। इंडस्ट्री सेटअप करना ये अलग बात होती है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्री होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री आउटडेटेड है, पुरानी है, तो उससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि आउटडेटेड इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी मतलब व्यापार कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, लेकिन मॉडर्नाइज करने के लिए हमको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हम उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन देंगे? डेवलपमेंट बैंक या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना या फिर मॉडर्नाइजेशन करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, टू एनकरेज मोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना भी डेवलपमेंट बैंक का काम होता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम होता है, जैसे नाबार्ड करती है। जैसे नाबार्ड करती है। नाबार्ड क्या करती है? नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंडिंग करती है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंडिंग क्यों की जाती है? दैट दे शुड एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, है ना। वो कुछ ऐसे काम धंधे करे जिससे वो खुद को काम दे सके, मतलब दूसरों की जगह पे काम, दूसरों के घर जाके काम नहीं करना है, खुद जॉब गिवर बनना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करने के लिए नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंडिंग करेगा। ये एग्जांपल है, और भी बहुत एग्जांपल निकलेंगे ऐसे। ओके, टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट बैंक काम करती है, करेक्ट। नेक्स्ट, टू रिजरेक्ट सिक यूनिट। ऐसी कोई संस्था है जो काफी घाटे में चल रही है, तो घाटे में चल रही हुई संस्थाओं को जरूरत होती है फंडिंग की, पैसे की, तो वो फंडिंग करने का काम कौन करेंगे? डेवलपमेंट बैंक, टू रिजरेक्ट सिक यूनिट्स। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, उनको घाटे से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई डेवलपमेंट बैंक आगे आएगी और वो फंडिंग करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू इंप्रूव लार्ज इंडस्ट्री मैनेजमेंट थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थ्रू ट्रेनिंग, ये भी डेवलपमेंट बैंक का काम होता है। इससे क्या होता है? इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, स्किल बढ़ेगा ना ट्रेनिंग देने से। ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? टू एलिमिनेट रीजनल डिस्पैरिटीज और इम्बैलेंसेस। रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए भी डीएफआई काम करती है। रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब क्या? कि जैसे मान लो कि ग्रामीण और शहरी इलाका, इंडिया के अंदर दो कहावत ऐसी होती है कि इंडिया के अंदर दो तरीके के भारत है, एक अर्बन और दूसरा रूरल। अर्बन भारत के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, रूरल इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी हो गई ना, अर्बन इंडिया का रीजन, रूरल इंडिया का रीजन, ये रीजनल डिस्पैरिटी है। अब इस डिस्पैरिटी के बाद क्या होगा? क्राइसिस। क्योंकि अगर अर्बन इलाके में लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है, लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अर्बन इंडिया में जाते जाएंगे, इसको माइग्रेशन कहेंगे, रूरल टू अर्बन। इससे क्या होगा? अर्बन इलाका भी अनसस्टेनेबल हो जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वहां पे जाएंगे, तो अर्बन इलाके के अंदर उतनी ज्यादा एमिनिटीज नहीं है। मान लो कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अर्बन इलाके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो पॉपुलेशन ज्यादा क्यों हो रही? माइग्रेशन से। तो इसको ये हम कहेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज। तो रीजनल डिस्पैरिटीज से माइग्रेशन बढ़ता है, माइग्रेशन से अर्बन इलाके क्या हो जाएंगे? अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम को अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको रूरल इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए फंडिंग चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे नाबार्ड आगे आ रहा है, तो नाबार्ड यहाँ पे फंडिंग करेंगे, एनएचबी आगे आ रहा है, नेशनल हाउसिंग बैंक यहाँ पे फंडिंग करेंगी, है ना। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज, ये अर्बन रूरल भी हो सकता है या फिर स्टेट वाइज भी हो सकता है, कि जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया का, है ना। नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया के वेस्टर्न रीजन से काफी ज्यादा गरीब है ना। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है। तो अलग अलग डेवलपमेंट बैंक्स आएंगी और नॉर्थ ईस्ट रीजन में फंडिंग करेंगी, सो दैट वहां पे डेवलपमेंट को इम्प्रूव बढ़ाया जाए। रीजनल डिस्पैरिटीज और इम्बैलेंस को एलिमिनेट करने के लिए भी डेवलपमेंट बैंक काम करती है।
To encourage the advancement of science and technology in the areas by providing risk capital. Okay, तो रिस्क कैपिटल भी प्रोवाइड करती है इन द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए फंडिंग करने का काम कौन करेगी? कोई ना कोई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन करेगी। ओके, नेक्स्ट इज टू इंप्रूव कंट्रीज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जहां पे आप लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हो, जैसे शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, दीज आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो डीएफआईस क्या करती है? इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और कैपिटल मार्केट को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करती है, वहां पे मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करती है। दैट्स हाउ डेवलपमेंट बैंक क्या कर रही है? इंडिया के अंदर डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है और अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डेवलपमेंट बैंक्स ऑब्जेक्टिव, या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑब्जेक्टिव, आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ऑप्शन में तो आप बता सकते हो कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीएफआई जो होती है ना, वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है, उन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, उन्हीं इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, इंडस्ट्रीज के सहारे से जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करके सिक यूनिट्स को रिजर्व करना है, रीजनल इम्बैलेंसेस को मिटाना है, ये उनके कुछ काम है वहां पे, है ना। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, इसके लिए काम कर रही है डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक। Okay, so these are certain objectives of DFIs, development finance institutions. Features. What are the different features of development finance institutions? So there are certain features. पहला, they are type of financial institutions, correct? पैसा देने का काम कर रहे हैं तो वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है? जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरीके से होती है, एक आएगी आपकी बैंक, दूसरी आएगी आपकी नॉन बैंक। ये दोनों क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डीएफआई बैंक भी हो सकती है, नॉन बैंक भी हो सकती है। ओके, जनरली नॉन बैंक से ज्यादातर डीएफआई होती है। बैंक्स, जब कोई भी कमर्शियल बैंक कोई भी डीएफआई कमर्शियल बैंक में हो जाती है तब उसको बैंक बोलना चालू कर देते, उसको डीएफआई नहीं कहते डेवलपमेंट, लेकिन यस दे आल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शन एज डीएफआईज। ओके, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, ये क्या है? ये वो संस्था है जो डेवलपमेंट बैंक की तरह इनको एस्टेब्लिश किया था, लेकिन बाद में ये फुल फ्लेज बैंक में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो ये क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके रेगुलेशन में होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के रेगुलेशन में आती है इंडिया में। इट प्रोवाइड बिजनेस यूनिट्स विद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। कर्जे किसे देती है? शॉर्ट टर्म के नहीं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के फाइनेंसिंग को ये बढ़ावा देती है। कमर्शियल बैंक की तरह नहीं होती है, मतलब कोई भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है। आप कभी नहीं सुनोगे कि नाबार्ड के अंदर आप जाके डिपॉजिट डाल सकते हो, आप एनएचबी के अंदर डिपॉजिट डाल सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं डिपॉजिट्स नहीं लेती है, किसी भी तरीके के डिपॉजिट्स को ये संस्थाएं एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इनके पास पैसा कहां से आता है? तो गाइस, इनके पास पैसा जो आता है ना, वो मार्केट से आता है और सरकार से आता है। ये दो ही सोर्सेस है जहां से पैसा मिलते हैं। मार्केट मतलब क्या? कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कैपिटल मार्केट के अंदर, तो अगर मान लो एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक को पैसे की जरूरत है, तो वो मार्केट के अंदर बॉन्ड्स बेचेंगे कैपिटल मार्केट के अंदर, और उन बॉन्ड्स के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो सारा एनएचबी के पास आएगा, और एनएचबी उन बॉन्ड्स, उन पैसे से अपना काम करेंगे। इस तरीके से मार्केट बोरोइंग से भी इनके पास पैसा था, और ज्यादातर फंडिंग मार्केट बोरोइंग से आती है इनके पास। ओके, सो दे डज नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, दैट डेवलपमेंट बैंक्स डज नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये कमर्शियल बैंक नहीं है। नेक्स्ट, इट इज मोर देन जस्ट अ शॉर्ट टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद मल्टीपल फंक्शंस। इनके बहुत सारे काम होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस।
जैसे एक काम तो होता है लेंडिंग करना, दूसरा स्किल डेवलपमेंट करना, है ना, पॉवर्टी एलिवेशन, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। थर्ड, इट इज अ फंडामेंटली डेवलपमेंट बैंक। इट्स प्राइमरी गोल इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट in developing countries by encouraging investment and entrepreneurship। तो ये वही काम है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करते हो, वही चीज वो यहाँ पे लिखी है। It provides financial assistance not only to the private sector enterprises but to the public sector enterprises। कोई भी हो, सरकारी संस्था हो या फिर प्राइवेट संस्था हो, किसी भी तरीके की संस्थाओं को डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI क्या करेंगी, फंडिंग करेंगी। तो ये दो चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। एक, दे नेवर एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। सेकंड, वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिलकर कर्जा देती है, प्राइवेट संस्था को भी और पब्लिक संस्थाओं को भी। जैसे कि मान लो ONGC कंपनी है, ONGC कंपनी को पैसे की जरूरत है, इंडस्ट्री है ना वो एक। तो ONGC को अगर जब पैसे की जरूरत है तब ONGC को कोई ना कोई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वहां पे फंड कर सकती है। ओके, रिलायंस कंपनी को पैसे की जरूरत चाहिए तो रिलायंस कंपनी को भी DFI फंडिंग कर सकती है। इस तरीके से इसके फीचर्स निकल के आते हैं। अगर हम DFIs की बात करेंगे तो DFIs अलग अलग कैटेगरी में बनती है। जैसे एक कैटेगरी है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसके अंदर IDBI, SIDBI, देन ICICI, IFCI, IRBI एंड IDFC, ये कुछ संस्थाएं आएगी, है ना। इनमें से ज्यादातर संस्थाएं अभी बंद हो गई या फिर कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट होगी, कुछ एक दो ही संस्थाएं बची हुई है। फिर सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगी, जैसे कि NABARD, EXIM, NHB एक्सेट्रा। ओके, तो हम लोग ने जितने भी DFIs है उनको नेशनल लेवल और सेक्टर स्पेसिफिक लेवल में डिक्लेयर कर दिया, कन्वर्ट कर। नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स जिस कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा होगा, कैपिटल यानी पैसा, वही कंट्री ग्रो कर सके, क्योंकि सारी चीजें पैसे से खरीदी जाती है। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है तो आपको पैसा चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हो। और वो पैसा देने का काम कौन कर रहा है? DFI, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, किसी भी कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करने के लिए, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करने के लिए DFI ही काम में आएगी। कमर्शियल बैंक ज्यादा कॉर्पोरेट लोन नहीं दे सकती है, क्योंकि कमर्शियल बैंकों के अंदर जो पैसा होता है वो डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, और कॉर्पोरेट को लोन देने से रिस्क भी बढ़ जाता है, और वो काफी हाई रिस्क होता है वहां पे। ओके, थर्ड, टू प्रोवाइड क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर DFIs वहां पे फंडिंग करेगी। ओके, डेट फ्लोज टुवर्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वही चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ फंडिंग पहुंच जाएगी। कुल मिला के यही है कि DFIs की जरूरत क्या है कि कंट्रीज के अंदर लॉन्ग टर्म के फाइनेंस की जरूरत होती है, जो DFIs प्रोवाइड करेंगे उससे क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी, तो उसके लिए भी DFI इंपॉर्टेंट है। दीज आर नीड्स ऑफ DFI। व्हाट इज द रोल ऑफ DFI? तो DFI के अलग अलग रोल होते हैं। The role of development finance institution is to take cognizance of gap in institutions and market in the country's financial sector and act as a gap filler। कि जैसे इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? पैसा। इंडस्ट्रीज को चाहिए पैसा। और कमर्शियल बैंक्स होती है, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है ना, तो मान लो इंडस्ट्री को चाहिए 100 रुपए, कमर्शियल के बैंक के पास है 50 रुपए, फिर भी 50 रुपए की जरूरत है ना एक्स्ट्रा। अगर हम मानते कि कमर्शियल बैंक इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है तो तब ये 50 रुपए कौन ला के देगा आपको? DFIs, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इस तरीके से DFIs को एक गैप फिलर की तरह देखा जाता है। किसी भी देश के अंदर मनी सप्लाई जो रिड्यूस हो रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर, उस रिड्यूस होते हुए मनी सप्लाई को पूरा करने के लिए DFIs को बनाया गया है। ओके, इसका बेसिक काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करना। जितने भी DFIs हैं उनको हम अलग अलग फेजेस में डेवलप होते हुए देखते हैं। 1964 के पहले का एक फेज है, 1964 से 1990s का एक फेज है,
और 1990s के बाद तीसरा फेज है। ये अलग अलग फेजेस क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी इन समय में बदलती गई है। जैसे अगर मैं बात करूंगा 1964 के पहले का समय, तो 1964 के पहले का समय जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा बढ़ावा दे रही थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसी संस्थाएं बन रही थी जैसे IFCI, जिनका काम होता था कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेटअप जनरेट करना, है ना, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को फंड करना वहां पे, क्योंकि सरकार ही थी जो वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे सेल, गेल, ONGC ये संस्थाएं बन रही थी। सेकेंड फेज आता है आपका 1964 टू 1990 के बीच के दौरान। ठीक है, इस समय में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा बहुत चलन बढ़ने लग गया था। थर्ड हम देखते हैं कि 1991 के बाद का सिनेरियो, जहां पे हमने देखा कि प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर का चलन ज्यादा बढ़ गया ड्यू टू द LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इस हिसाब से जो है ना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की संख्या और स्ट्रक्चर भी काफी बदलते हुए दिख रहा है। ओके, तो क्लासिफिकेशन, सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि नाबार्ड, नेक्सिम, NHB, एक्सिम, नाबार्ड एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर फंक्शन करती है, जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए फंडिंग करेगी। ओके, तो इसके अंदर ऐसी कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, जो बिजनेसेस को ऑपरेशनल फंडिंग करती है। ओके, तो एक एक करके हम सारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे। तो गाइस, इसमें से कुछ इंस्टीट्यूशन अभी कमर्शियल बैंक में भी कन्वर्ट होगी, तो उनको हम कमर्शियल बैंक ही कहेंगे, लेकिन उनकी स्थापना जो है ना, वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तरीके से हुई थी, इसलिए हम उनको यहाँ पे देखेंगे। वो संस्थाएं कौन सी है वो मैं आपको बताते जाऊँ। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सबसे पहली संस्था है IFCI, 1948 में आजादी के बाद बनने वाली है सबसे पहली डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सबसे पहली इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसका काम था इंडिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, पर्टिकुलरली सरकार की मदद से, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, फाइनेंस करना। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शुरुआती समय में उसका नाम क्या था? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। बाद में क्या बन गया इसका नाम? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो IFCI, इसका हेडक्वार्टर पाया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। इट इज ऑपरेटेड अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको सेटअप किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेन एम ऑफ द डेवलपमेंट बैंक, इस संस्था का इंपॉर्टेंट एम क्या है? टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू मीट द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना। उस समय में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा था, जैसे न्यूक्लियर इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी वहां पे,